हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर है 2.22। ठीक है, थोड़ा सा कल जो है कंफ्यूजन की वजह से एरर हो गया था, गलती हो गई थी। कल का लेक्चर आपका 2.21 का था। ठीक है, यानी आपके पास ऑलरेडी 3 लेक्चर्स जो 2.17 से लेकर 20 तक थे वो तो आपको मिल गए परसों की डेट में। फाइन, कल जो अपलोड हुआ है तो वो बोर्ड पर गलती से 2.20 लिख दिया गया था, लेकिन वो 21 वाला पार्ट है, तो वो 21 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 2.22। ठीक है बच्चों, तो आइए इससे पहले वाले टॉपिक में, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ लिया था। आपने पढ़ा था एनालिटिकल मेथड से, ठीक है, प्लस ग्राफिकल मेथड से किसी भी प्रश्न को कैसे हल करते हैं, है ना। यानी हमने एक क्या लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था, उससे एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व किया, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किया और सबके उत्तर भी मिलाए। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि चाहे आप एनालिटिकल मेथड को फॉलो करें, चाहे आप ग्राफिकल मेथड को फॉलो करें, आपके जो उत्तर होंगे वो हमेशा क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। ठीक है, तो आज तो ये टॉपिक तो पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, आज आपके पास एक नया टॉपिक आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। ये है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस यानी हिंदी में बलों की साम्यावस्था। साम्यावस्था साम्यावस्था। फाइन, इसमें क्या होता है बच्चों, बात चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि साम्यावस्था का मतलब क्या होता है। इसका दूसरा हिंदी मतलब होता है संतुलन। संतुलन, इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई भी एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है, और वह संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था का मतलब इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं कर रहा, ठीक है ना, या कोई भी बाहरी बल जो इसको मूव कर सके वो कार्य नहीं कर रहा। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स या पिंड कोई तभी इक्विलिब्रियम पर रह सकता है जब उस पे लग रहे सारे फोर्सेस आपस में निष्क्रिय कर दिए जाएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक ये पिंड है, इस पे आपने इस पे एक बल लगाया, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये बल के अनुरूप इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ से फोर्स लगाया, परंतु उल्टे डायरेक्शन में किसने यहाँ से फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो अब ये बॉडी क्या होगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। इस पे दोनों तरफ से फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनके आपस में ये दो फोर्स हैं, आपस में निष्क्रिय हो जा रहे हैं, है ना। इस पे कोई भी सक्रिय कार्य नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये 5 न्यूटन का फोर्स आपने राइट डायरेक्शन में लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स ही जो है लेफ्ट डायरेक्शन में लग गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा 5 - 5 यानी 0। तो जब किसी भी पिंड पर एक से अधिक फोर्स जब लगते हैं, परंतु इस प्रकार लग रहे हैं कि उनका रिजल्टेंट जो है जब 0 न्यूटन के बराबर आ जाता है, तो हम ये कहते हैं कि बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी संतुलन अवस्था में है। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार के साम्यावस्था होती हैं, संतुलन अवस्था होती है।
एक स्थितिज होती है यानी स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, फाइन, और दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स यानी स्थितिज संतुलन, स्थितिज संतुलन, और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स यानी गतिज संतुलन। देखिए इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। स्थितिज संतुलन का मतलब ये है कि जैसे किसी टेबल पर, किसी मेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका पोजीशन कैसा है? स्टैटिक है। स्टैटिक है मतलब ये रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी पोजीशन ऐसी है कि ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। कैसे कह सकते हो बच्चों? हम आपको यहाँ पे थोड़ा समझाते चलें कि जैसे मान लीजिए कि एक मेज़ है, मेज़ पर m मास का एक बॉडी रखा हुआ है, तो ये बॉडी जो है इस मेज़ पर क्या करेगा? अपना वेट लगाएगा ना। इसने वेट लगाया डाउनवर्ड्स से W। अब इस वेट को नलीफाई करने के लिए इस सतह से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर बनाता हुआ एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। यानी जितना वेट इस मेज़ पर लग रहा है इस बॉडी का, उतना ही रिएक्शन बल जो है ये टेबल इस बॉडी पर लगा रही है। यानी कि जो रिएक्शन फोर्स है टेबल का बॉडी पर, वो उतना ही है जितना बॉडी इस टेबल पर वेट लगा रही है। यानी R इक्वल टू क्या हो गया? वेट। तभी ये बॉडी रुकी हुई है, स्थितिज फॉर्म में है। अगर मान लीजिए इन केस ये वेट ज़्यादा हो जाता है, रिएक्शन फोर्स उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो ये टेबल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ टूटती कब है? जाहिर सी बात है कोई भारी चीज़ उस पर रख देंगे तो, ठीक है। यदि वो टेबल इतना मजबूत है कि दिए गए भार को अपोजिट एक रिएक्शन उत्पन्न करके उस बॉडी को रोक ले रहा है, तभी वो टेबल जो है टिका हुआ रहता है। लेकिन अगर वो भार ज़्यादा हो गया, यानी W अगर ज़्यादा हो गया, तो रिजल्टेंट यानी कि जो रिएक्शन फोर्स है वो उसको संभाल नहीं पाएगा और ये क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। यानी इस केस में जो इस पे फोर्स लग रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इसका रिजल्टेंट तब कितना आ जाएगा? अगर मान लीजिए कि वेट जो है वो ज़्यादा है रिएक्शन फोर्स से, तो रिजल्टेंट R डैश कितना आ जाएगा? W माइनस R, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कंडीशन क्या था कि रिजल्टेंट जो है आपका वो 0 होना चाहिए। इस केस में 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। लेकिन परंतु जब R इक्वल टू 0 हो गया तो इसका रिजल्टेंट जब आप लेंगे तो W माइनस R विल बिकम R डैश इज इक्वल्स टू W माइनस R। जब R जो है, R की जगह आप क्या लिख सकते हैं? W लिख सकते हैं, यानी W माइनस W इक्वल्स 0। इस केस में क्या आएगा? R डैश 0 आ जाएगा, यानी ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी बॉडी अगर किसी मेज़ पे रखी हुई है और वो रुकी हुई है, उस पर टिकी हुई है, तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि जितना वेट उस बॉडी का उस मेज़ पर लग रहा है, उतना ही प्रतिक्रिया बल मेज़ जो है उस बॉडी पर लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए एक बॉडी रखा हुआ है मेज़ पर, ठीक है, और इक्विलिब्रियम यानी संतुलन पोजीशन में है, आप उसके ऊपर से भार देना शुरू कर दिए, यानी आपने उस पर क्या किया
कि उसके वेट में आप बढ़ोतरी करता शुरू कर दिया आपने। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मेज़ जो है उसका भार नहीं सह पाएगा। भार नहीं सह पाएगा माने ये है कि जितना भी भार आपने उस पर एडिशनली दिया है उतने के बराबर वो रिएक्शन फोर्स उस पर नहीं उत्पन्न कर पाएगा। ठीक है, फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप नेक्स्ट जो उस पर भार लगाएंगे तो वो रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा और उसी केस में क्या होता है कि टेबल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम का कि जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है यानी उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है यानी जो परिणामी बल है वो हमेशा किसके बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। ठीक है, यदि किसी भी पिंड पर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं आता है तो आप उसे क्या कहेंगे कि वो संतुलन बॉडी नहीं है, असंतुलित बॉडी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था इसका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सी बॉडी इक्विलिब्रियम में है और कौन सी बॉडी नहीं है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि एक पिंड है, एक बॉडी है। इस बॉडी पर मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है A इक्वल्स टू 5 न्यूटन। A इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ठीक है, और इस पॉइंट पर लग रहा है A इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, B इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी को ये A फोर्स इधर लेके जाना चाहेगा, ठीक है, और B फोर्स इस बॉडी को इस साइड में लेके आना चाहेगा। ठीक, जैसे कि ये रस्सी होती है, कुछ बच्चे एक छोर से खींचते हैं, कुछ बच्चे दूसरे छोर से खींचते हैं, तो खींच कौन पाता है अपनी ओर, जो ज़्यादा बल लगाता है। यानी जिस साइड में ज़्यादा बल लग रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन। यानी अब ये रिजल्टेंट फोर्स 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस ओर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यानी कि ये यहाँ रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो अब आप मुझे बताइए क्या इसमें रिजल्टेंट का वो कंडीशन फॉलो हो रहा है जिसमें कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम कहलाए। यदि किसी बॉडी में रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर आता है तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम कहलाती है। क्या इस केस में ऐसा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आर डैश की वैल्यू 5 - 4 1 न्यूटन आ रही है, यानी ये बॉडी इस केस में इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम है, नॉन इक्विलिब्रियम है। यानी असंतुलित है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देख लें। जैसे कि आपके पास एक बॉडी है, फाइन, आप लोग को सबको दिख रहा होगा ये बॉडी जो है, अगर इस पे ऊपर की ओर एक बल लगाया जाए 6 न्यूटन का, ठीक है, और नीचे की ओर एक बल लगाया जाए 5 न्यूटन का, सेम वही कंडीशन है। इसमें लेफ्ट और राइट में लग रहा था फोर्स बॉडी के, इसमें अप और डाउन लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा यानी जो ज़्यादा फोर्स जिस तरफ लगा रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करना शुरू कर देगा। कितने फोर्स से कितना रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट आर डैश इक्वल्स टू 6 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये 1 न्यूटन ज़ीरो तो है नहीं, जब ज़ीरो नहीं है तो ये बॉडी आपकी क्या हो जाएगी, नॉन इक्विलिब्रियम हो जाएगी, नॉन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा दूसरा एग्जांपल हम लोग ये देख लें।
कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस का एंगल जो है थीटा है, इस पे एक बॉडी ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अगर ये बॉडी इधर स्लाइड नहीं करता है या ऊपर की तरफ नहीं चढ़ाया जाता है, बस जहाँ रखा है बस वहीं रखा हुआ है, तो क्या इस केस में ये इक्विलिब्रियम है? ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है मोशन का वो कहीं नहीं हो रहा, बस ऐसे ही स्थिर रुका हुआ है, स्टैटिकली रुका हुआ है, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को आप क्या कहेंगे? जो इंक्लाइंड सरफेस पर भी रुकी हुई हो, तो ऐसी बॉडी को आप कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था आपका इक्विलिब्रियम का और नॉन इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका जो कंटिन्यूड वर्जन आएगा उसमें हम लोग और थोरोली पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन कौन सी होंगी और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसे एक कॉन्सेप्ट के रूप में समझते रहें, आपको जो फैक्ट्स इसमें अच्छे लगें, आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप उसको नोट भी करते चलें, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, ठीक है बच्चों। तो आपसे मिलते हैं लेक्चर नंबर 2.23 में।